नमस्कार दोस्तों। जी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश आप लोगों के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा हमने विस्तार के रूप में कर रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वह नगरीय सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ से था, उस पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। यह विस्तार कहाँ कहाँ था, भारत ही नहीं अपितु भारतीय उपमहाद्वीप में यह जो है कहाँ कहाँ इसका विस्तार हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत है और भारत का ये पूरा मैप जो बना हुआ है और साथ में बगल में पाकिस्तान है। थोड़ा सा अफगानिस्तान को भी लेते हुए जो हिस्सा था वह पूरी तरह से, और इधर ये बांग्लादेश जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम विस्तार में हमने कल बताया था कि भारत में जो 925 जो है पूरा स्थल प्राप्त किए गए थे, उस 925 में से हमने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात की चर्चा की थी। अब आइए हम ये देखते हैं कि इसका उत्तर और दक्षिण तक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और जो है पूर्व और पश्चिम तक इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आइए हम थोड़ा सा एक आर्टिकल बनाते हैं यहाँ पर, उसका विस्तार इस प्रकार से भी हम दिखाएंगे यहाँ पर इसका विस्तार कैसे और कहाँ कहाँ से तक हुआ है। ये नॉर्थ अर्थात उत्तर है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनित क्षेत्र था जहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वह उत्तरी भाग में कहाँ तक था, दक्षिणी भाग में कहाँ तक था। तो उत्तरी भाग में अगर हम देखें तो वह जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू अर्थात जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर में जो है मांडा जो स्थल है वह किस नदी के किनारे था, वह जो है चिनाब नदी के किनारे पूरा स्थल प्राप्त किया गया है। चिनाब नदी, ये मांडा जो स्थल है वो जो है पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके तट पर, यानी ये जो मांडा स्थल है वह है पीर पंजाल पर्वत के तटीय क्षेत्र, यह जो है मांडा स्थित है। वह देखेंगे हम ये जो पीर पंजाल का जो क्षेत्र है, ये पीर पंजाल की जो श्रृंखलाएं हैं वो श्रृंखलाएं हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो स्थल है वो जो है आपका मांडा अर्थात जम्मू कश्मीर। बात समझ में आ गई होगी। और अब हम देखते हैं कि दक्षिण में जो है कहाँ पर जो है ये स्थित था, वो अंतिम पूरा स्थल कौन सा था, वो था दैमाबाद अर्थात यह दैमाबाद है कहाँ पर, यह दैमाबाद महाराष्ट्र में है, यह दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी है, प्रवरा नदी के तट पर जो है यह स्थल पाया गया है, प्रवरा नदी अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणतम स्थल है वह जो है दैमाबाद है। ठीक है, दैमाबाद जो है प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। चलिए पूर्वी साइड में हम देखते हैं कि पूर्वी साइड में जो है वो कौन सा स्थल है। जो हम दैमाबाद की अगर चर्चा करें तो ये आप देखेंगे इस तरह से जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र आपका आता है। यहाँ आप देखेंगे तो दैमाबाद का जो क्षेत्र है इस स्थल पर जो है यहाँ पर आपका दैमाबाद आप देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की हमने चर्चा की,
इस तरह से, और ये जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तर से पूर्वी साइड में जो है आप देखेंगे इस तरह से जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है ये स्थल यानी मेरठ का जो स्थल है ये आप जो है आलमगीर, आलमगीर जो पूरा स्थल है, इस आलमगीर पूरा स्थल जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी के तट पर जो है यह पूरा स्थल प्राप्त हुआ है और यह स्थल जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपने देख लिया सबसे पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वी स्थल जो कौन सा है? आलमगीर। आलमगीर है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पूर्वी भाग कौन सा है, कौन सा स्थल है? आपका ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन में आप मारेंगे आलमगीर को। वहीं पर अगर हम देखें तो पश्चिमी भाग में जो है वो कौन सा स्थल है? सुतकागिन, सुतकागिन ऊपर लिखते हैं सुतकागिन डोर है कहाँ? इस पर भी हम चर्चा करते हैं। सुतकागिन डोर जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये पाकिस्तान का पश्चिमी हिस्सा जो है ये बलूचिस्तान कहा जाता है। यह बलूचिस्तान में ही आपका सुतकागिन डोर स्थित है, सुतकागिन डोर स्थित है कहां पर? ये बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान का सबसे पश्चिमी हिस्सा बलूचिस्तान। ठीक है, ये है क्या? ये आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान का हिस्सा है। चलिए हम देखते हैं पश्चिमी हिस्सा जो है सुतकागिन डोर है और यह किस नदी के किनारे स्थित था? यह पूरा स्थल जो है 10 नदी के किनारे, 10 नदी के किनारे में है स्थित था। चलिए हम इसकी जो है यह सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था वह एक जो है त्रिभुजाकार था, यानी इसका आकार जो है था जो पूरा स्थल प्राप्त किए गए हैं वह अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है आप पंजाब पाएंगे और सिंध का जो क्षेत्र है इस साइड से शुरू होता है। तो पंजाब में हड़प्पा और सिंध के क्षेत्र में मोहनजोदड़ो। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पश्चिमी हिस्सा जो आपका जो है सुतकागिन डोर से लेकर आलमगीरपुर और जो है यहाँ पश्चिमी पंजाब, यहाँ आप अगर ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो है अफगानिस्तान का जो है 2 स्थल आता है और वह अफगानिस्तान का 2 स्थल हमने कल बताया था जिसका नाम था मुंडी गार और सुतगोई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का चित्र मिलता है, एक त्रिभुजाकार का चित्र बनता है और वो त्रिभुजाकार के आकार में जो है इस प्रकार का चित्र यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वह कैसा था? त्रिभुजाकार था। आइए देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, यानी पूर्व और पश्चिम की लंबाई कितनी थी? पूर्व और पश्चिम की जो लंबाई थी वह थी 1600 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक यानी सुतकागिन डोर से लेकर आलमगीरपुर तक जितने भी बीच में उत्खनन किए गए हैं, जितने भी जो है मतलब स्थल प्राप्त किए गए हैं उससे लंबाई अगर देखी जाए तो पूर्व पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। वहीं पर जो है अगर नॉर्थ और साउथ यानी मांडा से लेकर दैमाबाद तक अगर देखें तो वहां पर इसकी लंबाई जो है 1400 किलोमीटर प्राप्त होती है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से जो है यहाँ की लंबाई और चौड़ाई थी। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल में जो है स्वतंत्रता के पहले जितने उत्खनन किए गए हैं वह थे 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का। यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह क्षेत्रफल इस प्रकार से होगा। हम देखते हैं ऊपर लिखते हैं यानी स्वतंत्रता के पूर्व जो है इसकी
क्षेत्रफल अगर इस प्रकार देखें, यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल आप देखें, भारतीय से भारतीय महाद्वीप में देखेंगे तो इस प्रकार का इसका जो क्षेत्रफल आता है वह था 12,99,000 वर्ग किलोमीटर आता है। वहीं पर अगर हम इस बात की चर्चा करें अथवा देखें कि स्वतंत्रता के बाद जो है क्योंकि उत्खननों की संख्या बढ़ गई और जो है नए नए जो है स्थलों की जो है खोज होने लगी और अब जाकर वर्तमान में जो है इसका 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। यानी स्वतंत्रता के बाद, यानी स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्रता अर्थात 1947 के पूर्व और 1900 स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता यानी भारत की स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो स्वतंत्रता के बाद जो है इसका क्षेत्रफल सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो है 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज और बात आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हुए देखेंगे कि सबसे अधिक जो पुरा स्थल खासकर भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक पुरा स्थल कहाँ प्राप्त होते हैं, वो भी गुजरात में। गुजरात में भारत के उन स्थलों में से एक है जहाँ पर सबसे अधिक जो है पुरा स्थल प्राप्त होते हैं। तो मैं यहाँ पर दो भागों में इसको विभाजित कर देखूंगा कि जो है गुजरात में वह दो स्थल कौन से हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है पुरा स्थल प्राप्त होते हैं। तो वह क्या, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। आइए देखते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी विस्तार के क्रम में। आप लोग इसको वीडियो को देखते रहिए और इसको अपने नोट करते भी रहिए कि जो है ताकि जो है आप उसे पूरी तरह से याद रख सके। ठीक है, तो विस्तार के क्रम में ही अगर हम देखें तो यहाँ पर बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में सबसे अधिक, गुजरात भारत में पाए जाने वाले स्थलों में सबसे अधिक स्थल। इसको हम देखते हैं तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में कौन कौन से स्थल है, और दूसरा है कच्छ की खाड़ी। अब आप देखते होंगे कि कच्छ की खाड़ी है कहाँ पर, उसको भी देख ले कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है और खंभात की खाड़ी जो है कहाँ पर है। आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ये स्थल जो है आपका कच्छ की खाड़ी है और खंभात की खाड़ी यहाँ पर जो है आपको प्राप्त हो जाएंगे। खंभात की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, यहां से आपका प्रश्न 100% बनता है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि लोथल किस जो है खाड़ी के अंतर्गत आता है। तो आइए हम सबका अलग अलग देखते हैं कि कच्छ की खाड़ी में कितने जो है ऐसे स्थल हैं। वह है सुरकोटदा, यह स्थल है सुरकोटदा, सुरकोटडा। दूसरा है धौलावीरा, ठीक है दोस्तों, दूसरा है धौलावीरा और तीसरा है देसलपुर, तीसरा है देसलपुर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि यह स्थल जो है सुरकोटडा का धौलावीरा और देसलपुर यह जो है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अब आइए देखते हैं जो है खंबात की खाड़ी में वह कौन कौन से स्थल हैं। लूथल है, भगताराम है, लूथल है, भगताराम है, और कौन से स्थल है, पुनतासी है, शिकारपुर है, पुनतासी है दोस्तों, पुनतासी, शिकारपुर। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है यहाँ एक और स्थल बसता है, वह स्थल है मेघम। आपसे इस यहाँ पर जो है सवाल बराबर पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में आप देख लीजिए, चाहे कोई भी परीक्षा उठा लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग में भी आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो है एक विचारात्मक प्रश्न थॉट मेंशन किया जाता है, थॉट पर इन विचारात्मक प्रश्नों को जो है यहाँ डाला जाता है। वहीं पर जो है अगर हम विशेष की बात करें तो वहां भी जो है इसमें से जो है प्रश्न बराबर आए हुए हैं। आप साल उठाकर देख लीजिए, चाहे अध्ययन की परीक्षा हो उसमें भी आप इस प्रकार के प्रश्न को जो है पाएंगे कि कच्छ की खाड़ी है, गुजरात का जो स्थल है उनमें से खंबात की खाड़ी में जो है कौन कौन से स्थल है, तो वह स्थल है आपका जो है लूथल, भगताराम, पुनतासी, शिकारपुर, मेघम, और वहीं पर कच्छ की खाड़ी में जो है आपका सुरकोटडा, धौलावीरा और देसलपुर। तो इस प्रकार से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हमने विस्तार देखा। तो आइए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो है वह कौन कौन से मुख्य प्रमुख स्थल हैं जिनसे आपके जो है प्रश्न बराबर आया करते हैं, उन्हीं स्थलों को जो है हम विशेष रूप से फोकस यहाँ पर करेंगे, जिससे आप जो है कि सारे के सारे प्रश्न लगभग आपको जो है मिल जाए और उसका उत्तर आप सही सलामत जो है अपनी परीक्षाओं में जो है दे सके। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वह प्रमुख स्थल कौन है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, पहले हम कुछ प्रमुख स्थलों का नाम लिखेंगे, इसके बाद जो है एक एक करके हम सारे प्रमुख स्थलों को जो है पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे उस पर जो है। तो आइए सबसे प्रमुख स्थल है, अगर देखें तो हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लूथल। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, चांदोड़ो, धौलावीरा, चांदोड़ो, दोस्तों धौलावीरा, कालीबंगा, चांदोड़ो, और कौन सा आता है, और आप देखें तो 7 ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ अन्य कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहाँ के बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आइए वहीं पर देखते हैं। ये तो आपने देखा जो प्रमुख स्थल है जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न लगभग 90% प्रश्न अगर सिंधु घाटी सभ्यता से आता है तो लगभग इनसे ही 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। तो आइए फिर से देखते हैं कि हरियाणा में जो है वह कौन सा स्थल है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो है निम्न स्थल है, कौन कौन से हैं, बनवाली है, मिताथल है। ठीक है दोस्तों, बनवाली है, मिताथल है, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी, कुनाल, राखीगढ़ी, कुनाल, और कौन सा स्थल है, और सिसवल भी इसके अंतर्गत आ जाता है। सिसवल दोस्तों यह प्रमुख स्थल जो है आप देखेंगे यहाँ पर कि
राखीगढ़ी, बनवाली, मिताथल और कौन सा है, कुनाल है, सिसवल है, ये हरियाणा के प्रमुख स्थल है। यहाँ से आपके प्रश्न भी जो है उठते हैं। आइए पंजाब का जो क्षेत्र है वह पंजाब का क्षेत्र भी देखा जाए। यह पंजाब जो आपका एक पंजाब तो आपके पश्चिमी पंजाब कहा जाता है और एक जो है पूर्वी पंजाब जो है वह भारत का हिस्सा हो गया है और पश्चिमी पंजाब जो है वो आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। जो पश्चिमी पंजाब में जो है आप हड़प्पा पाएंगे, वहीं पर पूर्वी पंजाब में रोपड़ है, संगोल है और चकबंद है, रोपड़ है, संगोल है और उसके बाद और कौन सा है, संगोल है, चकबाड़ है, डेरा चकबाड़, 86 इसको कहा जाता है। वहीं पर डेर मजरा है, डेर मजरा ऐसे स्थल जो है आपको पंजाब में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से एक हमने जनरली खाका जो है तैयार किया है। इस जनरली खाका को जो है हम इस चित्र के भी माध्यम से हम मैप में भी इसको दर्शाएंगे कि यह जो है स्थल कहाँ पर है, इसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी चीजें यहाँ से प्राप्त हुई है। यह नगरी सभ्यता जो सिंधु घाटी की नगरी सभ्यता है, इस नगर में जो है किस प्रकार की जो है नगरों का विकास हुआ है, कैसे जो है नगर दो गढ़ों में, एक दुर्ग था, दूसरा जो है टीला था। इस प्रकार से अभी आपके सामने चर्चा करेंगे। पहले आप देखते हैं कि सबसे प्रमुख स्थल और वह स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रमुख स्थलों में से हड़प्पा, जिसकी जो है सर्वप्रथम खोज की गई और वह सर्वप्रथम खोज जिसकी हमने चर्चा की थी कि इस स्थल का जो है सबसे पहले जिसने जो है सामने लाया, जिसने प्रकाश में लाया, जिसने वहां पर जाकर इस स्थल को देखा था और इसको वहां पर लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रकाश बाद में चलकर यानी काफी समय लग गया और वह आते आते जो है लगभग यह मामला सामने तब आता है यानी 1853 और 56 के बीच में। यानी शुरुआत में जब चार्ल्स विल्सन ने 1826 में जो है इसकी जो है 1826 में चार्ल्स विल्सन के द्वारा इस स्थल को बताया गया था, चार्ल्स विल्सन। लेकिन 1853 और 56 में जाकर जो है इसे विस्तार से देखा गया कि जब उस समय देखा गया जब हमने ये कहा कि भाई यह रेलवे लाइन यानी लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे लाइन का विस्तार कर रहे थे और उसी समय जो है कुछ इस टीले से जो है ईंटें बिखरे हुए थे यानी निकाले गए थे कुछ ईंटें और ईंटों की जरूरत भी थी जिसमें जो है रेलवे लाइन की पटरियों में या रेलवे लाइन के नीचे बिछाने का कार्य कर रहे थे। लेकिन बाद में जिसका कार्य जो है क्या कहते हैं ब्रंटन बंधुओं ने जो है कर रहे थे और बाद में चलकर जो है 1921 में जो है स्वयं जो है क्या कहते हैं दयाराम साहनी ने वहाँ जाकर इसकी खुदाई करना शुरू किया। तो आइए देखते हैं यह स्थल है कहाँ पर। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह देखेंगे हम पाकिस्तान यानी हड़प्पा जो है कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले, पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला जिसे आज वर्तमान में शाहीवाल भी कहा जाता है, शाहीवाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, शाहीवाल में स्थित है। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? रावी नदी के तट। अब आप देखेंगे कि पंजाब का जो क्षेत्र है वह यहाँ पर हड़प्पा का क्षेत्र आपका आता है और यही जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? वह रावी नदी के तट पर स्थित है और वह रावी नदी इस प्रकार से यहाँ से निकलती है, ये आगे बढ़ती है, ये है आपका रावी नदी।
ठीक है दोस्तों, तो रावी नदी के तट पर जो है यह हड़प्पा नामक स्थल जो है स्थित है। और यह नगर जो था यानी हड़प्पा का नगर दो भागों में विभाजित था। एक भाग जो है दुर्ग कहा जाता था और दूसरा भाग जो है नगर कहा जाता था। तो दुर्ग का जो क्षेत्र था वह पश्चिमी भाग यानी यह पश्चिम का क्षेत्र था और इसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग मतलब होता है किला, गढ़। आप वैदिक काल में भी पढ़ेंगे कि आर्यों ने जो है किले को यानी दुर्ग को जो है विजित किया था। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों का भी मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन होता है वह जो है आर्यों के माध्यम से होता है, यानी दुर्गों को तोड़कर जो है यानी किलों को तोड़कर जो है उस पर विजय प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर हम आप देखें कि पश्चिम का जो भाग था वह पूर्वी नगर की सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया था, जो ऊंचे टीले पर था। और ये जो क्षेत्र था यानी पूर्वी भाग का जो क्षेत्र था वह जो है नगर इसके। ठीक दोस्तों, अब आइए देखते हैं आगे। नगर में जो है यानी हड़प्पा की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हड़प्पा का सबसे पहले किसके निर्देशन में जो है खुदाई हुई थी? तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो वह जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा, जॉन मार्शल यानी हड़प्पा की जो खुदाई हुई वहां जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई, जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, आरडी साहनी जिसको कहते हैं, दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। साहनी के द्वारा, ठीक है दोस्तों, साहनी के द्वारा जो है यहाँ पर द्वारा उत्खनन करवाया गया था, उत्खनन करवाया गया था। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब और इनके सहायक के रूप में दयाराम साहनी के सहायक के रूप में एक व्यक्ति और थे, वह थे जो है माधव स्वरूप वत्स, यानी इनके सहायक, किसके? दयाराम साहनी के जो है सहायक के रूप में, सहायक के रूप में माधव स्वरूप वत्स जो है इनके सहायक के रूप में सामने आते हैं। इस नगर यानी यह जो नगर था हड़प्पा, यह नगर ऊंची और चौड़ी प्राचीरों से जो है सुरक्षा से घिरा था, जो 5 किलोमीटर की परिधि थी। यानी जो ये इसका नगर था, यहाँ पर हम नगर को दर्शाएंगे कि नगर इसका जो था वह नगर 5 किलोमीटर का रेंज था, यानी इसकी परिधि थी। और यह जो है एक सुरक्षा प्राचीर से भी जो है घिरा हुआ था। तो हड़प्पा जो है एक सुरक्षा प्राचीर से जो है घिरा हुआ माना जाता है। ठीक है, तो वहीं पर जो है अगर देखें जिसका नाम माउंट एबी रखा था, किसने रखा था? यानी ये जो ऊंची टीले पर बनाया गया था, जो नगर ऊंची टीले पर बनाया गया था, इसीलिए जो है माउंट एबी यानी मार्टिमर व्हीलर ने इनका नाम माउंट एबी रखा, माउंट एबी रखा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि ऊंचे टीले पर होने के कारण यह जो है सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। यह सुरक्षा प्राचीर पहले जो है मिट्टी का बना हुआ टीला के नुमा था, और जिस पर जो है बगल से अंदर की तरफ जो है कच्ची ईंटें का दीवार भी बनाए गए थे। और इसमें और भी क्या चीजें थे, जो बाहरी दीवार थी वह जो है पकी हुई ईंटों यानी बाहर की जो दीवार थी वह दीवारें जो है पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। यानी यहाँ की जो दीवारें आप देख रहे हैं
वह जो है पकी हुई ईंटों, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग, पकी हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया था? बाहरी दीवारों पर, बाहरी दीवार पर पकी हुई ईंट का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, वहीं पर जो है हड़प्पा से जो है और क्या क्या चीजें मिलता है? हड़प्पा से एक अन्नागार भी प्राप्त होता है। अन्नागार जो छह के क्रम में छह की पंक्तियों में जो है इस अन्नागार को बनाया गया था। छह की पंक्तियों में जो है ये अन्नागार जो है बनाया गया था। तो किस प्रकार से छह पंक्तियां आप देख लीजिए ध्यान से। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से जो है छह की पंक्तियों में जो है छह पंक्तियां इधर, छह पंक्तियां इधर, यहाँ भी इस प्रकार से जो है इस प्रकार से बनाया गया था। तो ये इस प्रकार से जो है छह की पंक्तियों में जो है अन्नागार जो है बनाए गए थे। और क्या था? हड़प्पा में जो है जो आवास बने हुए थे, जिसमें पुरोहितों के आवास अलग थे, श्रमिकों के आवास अलग थे। तो जो श्रमिक थे उनके आवास 8 और 7 के क्रम में बनाए गए थे, जो एक मंजिला हुआ करता था। वहीं पर जो है अगर हम इसकी बात करें, कहने का मतलब है जो पुरोहितों की बात करें या सैनिक वर्ग की बात करें, तो उनके जो आवास थे वो जो है 3 मंजिला और 4 मंजिला भी जो है हुआ करता था। तो आइए हम उसको भी नोट करते चलते हैं कि जो श्रमिक थे वो जो आवास बनाए गए थे उनके 8 और 7 के क्रम में जो है वो आवास एक मंजिला हुआ करता था। तो देखते हैं श्रमिकों का आवास, श्रमिकों का आवास 8-7 क्रम में एक मंजिला था, एक मंजिला था। वहीं पर जो है पुरोहित एवं सैनिक वर्ग का आवास 3 से 4 मंजिला भी मिलता है। और इन पर जो है इन मंजिलों पर चढ़ने के लिए आंगन से ही सीढ़ियां भी बनी थी, सीढ़ियां भी बनाई गई थी, जिस पर जो है ऊपरी वाली मंजिल पर जाने के लिए रास्ता बना हुआ था। यहाँ से गेहूं और जौ के भी दाने प्राप्त होते हैं, यहाँ से गेहूं और जौ के दाने भी प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ के जो है दाने भी प्राप्त होते हैं। इनके कब्र जो बनाए गए थे, यानी जो व्यक्ति मृत प्राय हो जाता था या मृत को प्राप्त करता था, उनके कब्र जो है लकड़ी के जो है ताबूत के रूप में जो है बनाए जाते थे। यानी लकड़ी के जो है जैसे कब्र 37 की अगर हम बात करें, कब्र 37 जिसका नाम पड़ा है कब्र 37, यह लकड़ी का बना, लकड़ी का बना। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जो है और यक्ष कब्रागाह भी प्राप्त होता है। यक्ष कब्रागाह क्या है? जहाँ पर जो है कब्रों की अधिकता थी, यानी एक ही जहाँ पर जो है अत्यधिक मनुष्य को दफना दिया जाता था, यानी जो भी व्यक्ति मृत होता था वह जो है अलग अलग कब्रों में काफी संख्या में जो है उसकी जो है दफनाने की बात की गई है, यानी इसे यक्ष कब्रागाह भी प्राप्त है, यानी यक्ष कब्रागाह भी प्राप्त है। हड़प्पा से ही तांबे का इक्का प्राप्त होता है, हड़प्पा से ही तांबे का इक्का। यह दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको भी पूछा जाता है कि वह कौन सा स्थल है जहाँ पर जो है लकड़ी का ताबूत प्राप्त होता है, या कब्र 37 प्राप्त होता है, या कब्र यक्ष प्राप्त होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको जो है पूछा जाता है। और खास बात यह थी कि यहाँ पर जो अन्नागार था, वह अन्नागार भी जो है आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में
जो है आपको पूछा जाता है। एक खास बात यह है कि हड़प्पा में सर्वाधिक जो अभिलेख मुहरें प्राप्त होती हैं वह सर्वाधिक अभिलेखी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है, तो हड़प्पा से जो है सर्वाधिक अभिलेखी मुद्रा प्राप्त होता है। यानी सर्वाधिक अभिलेखी मुद्रा कहाँ से प्राप्त होता है, या सर्वाधिक लेखी मुद्रा यूँ कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए सर्वाधिक अभिलेखी मुहर, उस समय मुहर ही कहा जाता था। तो सर्वाधिक अभिलेखी मुहर कहाँ से प्राप्त होता है, वो है क्या कहते हैं, हड़प्पा से। तो हड़प्पा से जो है अब सर्वाधिक अभिलेखी मुद्रा का मतलब है कि कोई भी मुद्रा है वह मुद्रे पर जो है किसी न किसी चीज का जो है क्या कहते हैं, क्योंकि हमने बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ जो है लिपियाँ प्राप्त होती हैं और वह लिपियाँ जो है विष्णुकोड अर्थात जो है चित्रात्मक लिपियाँ थी। तो इस पर जो है किसी न किसी प्रकार का जो है चित्र इस प्रकार से बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है जो मुद्रा प्राप्त हुई है वह मुद्रा जो है अभिलेखी मुद्रा सर्वाधिक प्राप्त हुई है। अच्छा, इनकी जो अभिलेखी मुहरें थी उस मुहर पर जो है वह मुहर जो है गोलाकार भी था, आयताकार भी था, या बेलनाकार भी जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं आगे हम हड़प्पा के साथ साथ अब अगले क्रम में देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की क्या स्थितियां हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनसे जो है यहाँ के जो नगर थे हड़प्पा, उसको भी आप सुन लीजिए। यहाँ के नगर व्यवस्थित क्रम में बने हुए थे। यहाँ नगर में एक जो कमरे बने हुए थे, 2 मंजिला 3 मंजिला भी था, 1 मंजिला भी था, आंगन भी बने हुए थे, किचन भी बने हुए थे, बाथरूम भी बने हुए थे। आधुनिक युग की तरह जो है पूरे इनके मकान व्यवस्थित बने हुए थे। मकान पत्थरों और ईंटों के बने हुए हुआ करते थे। इनकी जो मकान की जो है मुख्य दरवाजे हुआ करते थे वो गलियों में खुलते थे, क्यों, और इनके रोशन बांध भी जो है गलियों में हुआ करते थे। मकान के सामने यानी फ्रंट की तरफ से जो है जो ये मकान बने हुए थे, इस मकान के जो सामने का जो तरफ था वहाँ से जो है सड़कें गुजरा करती थी, और सड़कें जो है लंबी थी, चौड़ी भी थे। जो 10 फीट की जो चौड़ी मार्ग थे वो जो है मुख्य मार्ग भी कहा जाता था। तो हड़प्पा के जो सड़की व्यवस्था थी, यानी सड़क जो व्यवस्था, उस पर साफ सफाई की भी जो है व्यवस्था अच्छी थी। घरों से निकलने वाली नालियाँ जो है वहाँ पर जो है नालियाँ पहले घरों से निकलकर छोटी नालियों में मिलती थी, बाद में चल कर ये जो है एक बड़ी नालियों में तब्दील हुआ करती थी। जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे जल जो है का निकास जो है यहाँ से कूड़े का दाम जो है निकाल कर बाहर कर दिया जाता था। इसके बाद ये बड़े नाले में परिवर्तित होकर जो है नालियों को ढकने के लिए जो है बड़े बड़े पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता था। नालियों की सफाई की भी पूरी तरह से व्यवस्था थी। तो आइए अब हम चलते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये दोस्तों थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप देखेंगे ये मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर जो है स्थित है। यानी जो सिंध नदी यहाँ से आती है, या कहाँ से जो है कैलाश पर्वत यहाँ वहाँ से वो से निकलती हुई ऊपर ये पीर पंजाब की बगल से जो काट कर जो है
इस प्रकार से जो है ये सिंधु नदी जो है जाकर अरब सागर में जो है गिर जाती है। तो यहाँ जो सिंधु नदी है वह सिंधु नदी के तट पर जो है ये आपका सिंधु नदी। तो यहाँ पर देखे हैं सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इसका जो है उत्खनन कार्य किसने करवाया था? इसका उत्खनन कार्य जो है राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी के माध्यम से किया गया था। राखाल दास बनर्जी के माध्यम से यह मोहनजोदड़ो उत्खनन करवाया था। जो है जॉन मार्शल ने बताया कि यह जो है 7 बार बाढ़ से डूबा था। यहाँ आप एक बार और लिख लें, जॉन मार्शल ने इस बात की चर्चा की। जॉन मार्शल ने बताया कि मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ के कारण डूब गया था, तो इस तरह से जो है यहाँ पर अभी मोहनजोदड़ो के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे आगे। और यह 7 बार की जो चर्चा की गई है, क्योंकि इन्होंने जब यह देखा जाता है कि पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ है, तो जिसमें जो है जॉन मार्शल ने यह बताया कि सिंधु घाटी में बार जो है सिंधु नदी में बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण जो है यह नगर जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हालांकि इसी क्रम में जो है जब एक के बाद एक, यानी एक पहली बार जब बाढ़ आई तो उस पर फिर मकान जहाँ पर जो है गिरा उसके ऊपर से फिर मकान बनते चले गए, और इस बार इस प्रकार से 7 बार बनाए गए। लेकिन अंततः इस बाढ़ के कारण ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। अब इसके बाद इसके आगे भी हम चर्चा करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।